Good morning. Welcome back to the 12th standard science. This is physics lecture number first on the topic electromagnetic induction. Okay, so electromagnetic induction, the short form we can say is EMI, electromagnetic induction. अब ये होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है और ये कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बिलीव मी, मज़ा आएगा पढ़ने को. एक ख़ास बात आपको मैं फिर से बताता हूँ, आपको टेक्स्ट बुक सामने रखना है. टेक्स्ट बुक आर अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, टेक्स्ट बुक खरीद ली होगी तो बहुत अच्छा है. टेक्स्ट बुक सामने रखो और जैसे मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ, वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना है. आप रिलेट करो दोनों चीज़ों को, आपको तुरंत ही समझ में आएगा. ओके, बिना टेक्स्ट बुक का आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि क्या चल रहा है. ओके, प्लीज़ नोट, आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना कंपलसरी है. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ध्यान से समझना. और जहाँ पे भी नहीं समझ में आए तुरंत आप फीडबैक दो. मैं आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया मैं आपको वापस से पढ़ा दूँगा. ओके, डोंट वरी एट ऑल. एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, कंटिन्यूएशन में रखना, इसको पढ़ना ज़रूर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड विच इज़ electromagnetic induction. This is chapter number 12, physics part 2. Now introduction क्या है इसका. अभी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय अ मूविंग चार्ज. मतलब जो चार्ज स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी मतलब खड़े, मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे है, स्टेशनरी चार्ज. ऐसे कौन से चार्ज जो स्टेशनरी है, तो पॉजिटिव चार्ज आर स्टेशनरी, दे कैन नॉट मूव. सो पॉजिटिव चार्ज दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड. एंड द मूविंग चार्जेस, ओनली मूविंग चार्जेस, नेगेटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन, दे कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, मूव अराउंड द पॉजिटिव चार्ज. सो द नेगेटिव चार्ज विच विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है. और किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड इट. जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है ना, वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा है. और एक चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ है कि जनरेटर होता है. जनरेटर आपने देखा, आपके घर में जनरेटर होगा. अभी तो इन्वर्टर का ज़माना है, पहले के टाइम पे जनरेटर था जिसमें हम पेट्रोल या डीजल डाल के उसको स्टार्ट करते थे. उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था. अच्छा, वो जनरेटर में क्या था, जनरेटर में बड़े मैग्नेट्स थे. हम उसको फोर्स लगाते थे बाहर से, वो हैंडल खींचना है, हैंडल ऐसा खींचने का, और फिर वो मोटर चालू होता है. तो जैसे इसके अंदर का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, इसके अंदर का कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल प्रोसीजर क्या है कि फोर्स लगाओ, मैग्नेट अंदर, ऑलरेडी मैग्नेट अंदर है, मैग्नेट पे कुछ तो होता है प्रोसेस, फोर्स लगाया, पेट्रोल या डीजल डाला और उसको फोर्स लगाया, बाहर से चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर मैग्नेट रखे हुए थे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है. तो क्या इसका उल्टा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, अभी देखो समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने अराउंड में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बराबर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ओके, सो लेट अस गो थ्रू. ऑर्स्टेड एंड एम्पियर, ये दोनों साइंटिस्ट है. ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट अपन ने 10th में पढ़ा था. एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है, जिसने करंट ढूंढा था. इसके लिए उसका यूनिट है ए, एम्पियर. ओके, सो ऑर्स्टेड एंड एम्पियर वर वेरी कीन टू अंडरस्टैंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. गेटिंग इट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या
रिलेशन है। तो ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि जैसे करंट फ्लो होता है, एक उसने मैग्नेट रखा था बाजू में, कॉइल रखा था, जब करंट फ्लो होगा कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, बराबर है। तो उसको पता चला कि जब करंट फ्लो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये कॉइल डिफ्लेक्ट होता है। ये ऑस्टेट ने बहुत पहले ढूंढा था, एम्पियर ने ढूंढा कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। ओके सो और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया है। बट अभी हमको ये क्वेश्चन है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मिलती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मिल सकता है क्या? ये क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। ओके सो वी हैव द क्वेश्चन हियर, कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग मैग्नेट्स? कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग मैग्नेट्स? ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके अब इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा या इसको समझना पड़ेगा। ओके यहाँ पे मैंने डायग्राम में लिखा है एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और यहाँ पे कॉइल रखा है, ये कॉइल है COIL कॉइल, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मैंने उसको अटैच करके रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये करंट अगर सर्किट में आता है तो करंट को डिटेक्ट करेगा, करंट डिटेक्ट करेगा। ठीक है अभी मैजिक देखना और इसका मतलब समझना, ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे ना लैब में तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। मैंने एक मैग्नेट लिया है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पे कॉइल है जहाँ पे कोई बैटरी कोई कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं किया, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, जिसकी वजह से मुझे ये पता चल सके कि करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। गेटिंग इट? अभी चलो पहला पॉइंट है, ये बार मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ लेके जाता हूँ, बार मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ। ये सब इन लोगों ने किया है, एम्पियर और ऑस्टेट ने एक्सपेरिमेंट किया है ये जानने के लिए कि मैग्नेट की वजह से करंट कॉइल में प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। सो जब बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव करते हैं, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं, कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है और वो गैल्वेनोमीटर अपने को डिफ्लेक्शन से बताएगा। क्लियर? जब बार मैग्नेट में कॉइल की तरफ मूव करता हूँ, कॉइल में एक डिफ्लेक्शन आएगा जो गैल्वेनोमीटर दिखाएगा और वो अपने को पता चलेगा। ठीक है दूसरा, अगर कॉइल को मैं उल्टे डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, अभी मैं कॉइल को ये देखो एरो देखो, कॉइल की तरफ लेके गया, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गया, करंट प्रोड्यूस हुआ, लेट अस से ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ। ओके एक डायरेक्शन में। अगर बार मैग्नेट को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा फिर भी करंट इंड्यूस होगा और वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, और वो उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक है बार मैग्नेट को ऐसे लेके जाओ डिफ्लेक्शन होगा, बार मैग्नेट को दूर लेके जाओ मतलब टूवर्ड्स लेके जाओ तो भी डिफ्लेक्शन होगा, अवे लेके जाओ तो भी डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हुआ? अच्छा अभी और एक बात समझना, ये नॉर्थ और ये साउथ है, इसकी पोलरिटी चेंज करता हूँ। पोलरिटी मतलब क्या, अभी मैं कौन सा पोल इसके तरफ लेके जा रहा हूँ, साउथ पोल लेके जा रहा हूँ तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसको नॉर्थ पोल लेके जाऊंगा तो भी करंट इंड्यूस होगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में होगा। साउथ पोल लेके जा रहा हूँ तो सपोज यहाँ पे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो अगर मैं इसको नॉर्थ पोल लेके जाऊंगा, देखो हाँ मैं पोलरिटी चेंज किया, मतलब ये साउथ था तो यहाँ पे अभी नॉर्थ और ये साउथ, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। सो व्हेन आई चेंज द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट्स, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल विल आल्सो गेट रिवर्स्ड। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ही, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। क्लियर है? अभी इसके अंदर दूसरी चीज़ है, मैं कितने स्पीड से इसको मूव करता हूँ उसके ऊपर भी करंट कितना इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा। कितने स्पीड से, कितने टाइम तक, कितने स्पीड तक ये मैग्नेट को कॉइल के बाजू में लेके जाऊंगा तो करंट इंड्यूस होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड टाइम, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट के ऊपर भी कितना करंट इंड्यूस होगा वो पता चलेगा। दूसरा चीज़, अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ, अभी मैंने क्या किया था, मैग्नेट को घुमाया था कॉइल की तरफ, कॉइल को स्टेशनरी रखा था। अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ और कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाता हूँ, मैग्नेट को स्टेशनरी रखता हूँ और कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाता हूँ तो भी EMI या करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा। गेटिंग इट? तो भी करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा।
सो हम हर बार दो में से कोई एक चीज़ को मूव करेंगे, दो में से कोई एक, आइदर यू मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, और यू मूव कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट. इन आइदर ऑफ द केसेस in the coil there will be current produced, and this is called as electromagnetic induction. By moving magnets we can produce or we can induce, the right word is induce, we can induce the current in the coil. Clear? मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो, दोनों तरीकों से रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन कॉइल एंड अ मैग्नेट. And when there is a relative motion between coil and a magnet, you will have magnetic induction, sorry, electric induction, EMI. Getting it? Okay? और एक क्वेश्चन, और एक तरीका है कि मैंने मैग्नेट लिया ही नहीं है, चलो मैग्नेट नहीं लिया, तो मैंने दो कॉइल लिया. समझना था, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. ध्यान से समझना, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. कॉइल 1 में एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट की मदद से मैं करंट का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ. दैट इज रियोस्टेट. इसको मैंने क्रॉस किया है, देखो रियोस्टेट का ये सिंबल है, ये बैटरी है, ये की है, ये अभी ओपन है. दिस इज माय कॉइल 1. कॉइल 2 में मैं सिर्फ एक कॉइल लेके रखा है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है. यहाँ पे ना कोई बैटरी है, ना कुछ है, ना कोई कनेक्शन है, ना कोई रियोस्टेट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल कॉइल है विथ द अटैचमेंट हियर इज गैल्वेनोमीटर. इसको नाम दिया कॉइल 1, इसको नाम दिया कॉइल 2. कॉइल 1 में क्योंकि मैंने बैटरी लगा के रखा है, की को मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. गेटिंग इट? क्योंकि बैटरी और की है, रियोस्टेट है, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना चालू करेगा. पूरा का पूरा मैजिक है. कोई तेरे पास कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कॉइल 1 के करंट के ऊपर, बेस्ड ऑन कॉइल 1 के करंट के ऊपर कॉइल 2 का करंट डिपेंड होता है. कॉइल 1 का करंट कॉइल 2 में पास होता है. दिस इज अगेन वी कॉल्ड एज इंडक्शन. ये कैसे होता है वो हम देखेंगे. ये जस्ट एन इंडक्शन है, ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा भी हो रहा है. इसके रीजंस को हम अभी फाइंड करेंगे आगे जाके. So coil 1 is called as a primary coil, coil 2 is called as a secondary coil. इसके अंदर का करंट हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन में मिलेगा, मतलब सेम करंट नहीं होगा लेकिन करंट होगा. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ये पूरा कंसेप्ट हम आगे देखने वाले हैं. So instead of magnet and a coil, we can have two coils. In primary coil you have a current, in secondary coil you have a galvanometer. So after some time जैसे करंट फ्लो होने लगता है, चालू होता है, आपके वहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाना चालू करता है. दिस डिफ्लेक्शन इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द कॉइल्स एंड टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग. 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द कॉइल्स एंड टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट. गेटिंग इट? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया. अभी इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे. फैराडेज ने लॉज निकाले हैं बेस्ड ऑन दिस. वो लॉज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी तक आपको जो मैंने सिखाया उसको रीड करके रेडी करना है. ओके, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज़ रीड द टेक्स्ट बुक एंड विल स्टार्ट Faraday's first law and second law in next lecture. Okay, till then take care, bye bye, see you soon.